मित्रों नमस्कार। इधर चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और बिहार में जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर ने जो आरोपों का दौर शुरू किया है उसमें जो मूल समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दब गई हैं और सबसे बड़ा समस्या बिहार का है भूमि का, राजस्व का। तो देखिए अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है। ऐसे तो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ही उसका समय था, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों मंत्री महोदय ने भी आकर एसीएस ने भी इस बात की घोषणा की कि यह जारी रहेगा, कागजात जमा किए जाएंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरी ओर जहां सर्वे का काम होना था, विशेष भूमि सर्वेक्षण, वह भी काम चल रहा है, जारी है। सर्वे कराने का मूल मकसद कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि यही है कि लोगों को सही सही मालिकाना हक दिया जा सके, मतलब कि उनकी कौन सी ज़मीन है, कहाँ है, कैसे है, इन सारे चीज़ों को लिपिबद्ध किया जा सके, डिजिटलाइज करके उन सारे चीज़ों का रिकॉर्ड बनाया जा सके जिसमें मलकियत पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो इसी तरह ये काम है, चल रहा है। लेकिन परेशानी क्या है, तो यह पुरानी परेशानी है जिसको आप जानते हैं और जानते ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत से ऐसे मित्र हैं जो इस चीज़ को झेल रहे हैं। परेशानी यह है कि चाहे वो सर्वे हो या महाअभियान हो, जब किसी ज़मीन की मलकियत को स्पष्ट करना होता है तो आपको उसके लिए कागजात देने होते हैं। वो कागजात खतियान हो सकता है, केबाला हो सकता है, जमाबंदी हो सकता है, दाखिल खारिज हो सकता है, रसीद हो सकता है। तमाम तरह के कागजात हैं जो आपकी मलकियत को संपुष्ट करते हैं, मलकियत को स्थापित करते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए सबसे बड़ी परेशानी जो सामने आ रही है वो ये कि बहुत से ऐसे खेसरा हैं, ऐसे ज़मीन है जो 3 पुश्त 4 पुश्त ऊपर से चल रहा है। मतलब आज भी खतियान या जमाबंदी 3 पुश्त 4 पुश्त ऊपर से चल रहा है। मतलब बाबा पर बाबा के नाम पर अभी भी जमाबंदी चल रही है, जबकि उसके बाद कई पुश्त आए और आज वर्तमान में उनकी संख्या बहुत हो गई है और वैसी स्थिति में मलकियत स्पष्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ख़ासकर तब जब उनके पास कागजात नहीं है। मान लीजिए कि एक कागजात कहीं खतियान में मिल गया, लेकिन खतियान के बाद भी आज जो मलकियत स्पष्ट करनी है उसके लिए अगर 3 पुश्त से वो चला आ रहा है तो 3 पुश्तों में कौन कौन हुआ, परबाबा से बाबा कितने भाई, फिर पिताजी चाचा कितने भाई, दूसरे बाबा के कितने बच्चे, फिर उन बच्चों के कितने बच्चे, इस तरह करके एक ये वंश वृक्ष जो है इसको तैयार करना बड़ा मुश्किल है और इसका सत्यापित करना मुश्किल हो गया है। सत्यापित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत पुराने लोग जो थे, मान लीजिए कि 100 बरस पहले की बात है, तो आज के दिन में उन सारे लोगों का कब मृत्यु हुआ, कैसे हुआ, कितने भाई थे, इसमें भी बड़ा घालमेल होने लगा है और इसको लेकर परेशानियां हैं। दूसरी बात कि ज़मीन मैक्सिमम कहाँ है, तो गांव में है और गांव के लोगों में एक तो अशिक्षा, दूसरी बात कि कागजातों को लेकर उतनी जागरूकता नहीं रही है जिसके चलते उनके पास कागजात उपलब्ध नहीं है। अब वैसे में वो लोग क्या करें, कैसे अपनी ज़मीन की मलकियत को स्थापित करें, यह बहुत बड़ी समस्या। और समस्या इसलिए भी कि उनको लगता है कि अब हमारे ज़मीन का क्या होगा। चूँकि बहुत से सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग या कभी कभी
कई जगह आपने देखा होगा कुछ पदाधिकारी भी इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे लोग सहम जाते हैं कि अगर मलकियत स्पष्ट नहीं हुई तो ज़मीन सरकार की हो जाएगी। भाई, ज़मीन सरकार की तब ना हो जाएगी जब मलकियत स्पष्ट नहीं होगी। और कागजात को संरक्षित करने का काम अगर हमने ज़मीन केवाला कराया तो मेरी तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन मेरे साथ ये जिम्मेवारी सरकार की भी है और सरकार के में भी 3 स्तर पर इन कागजातों को सुरक्षित रखने का नियम है। वैसी स्थिति में सरकार के पास कागजात अगर नहीं है और मेरे पास अपेक्षा की जा रही है कि 100 वर्ष पुरानी कागजात होगी, तो यह थोड़ा अचंभित करने वाली बात है। इसलिए कि आधा बिहार या तो सूखा से या फिर बाढ़ से ग्रसित है, अगलगी होती है, चोरी होती है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उस स्थिति में अब मान लीजिए बाढ़ आ गया, सारे कागजात खराब हो गए, तो वो आदमी कहाँ से कागजात लाए? यह कागजात तो उपलब्ध करा सकता था सरकार ही, मतलब विभाग, राजस्व विभाग, और उसके बाद स्वयं यह कागजात नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनको लग रहा था कि हमारी ज़मीन चली जाएगी या फिर मैं सर्वे में हमको शामिल ही नहीं किया जाएगा, मतलब कि ऊपर ही ऊपर ये काम तमाम हो गया, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, मेरी संपत्ति चली जाएगी। इस तरह का भय व्याप्त हो रहा था। सरकार ने, विभाग ने इसको लेकर एक फैसला किया और यह फैसला किया गया है जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को राहत हो सकती है, उन लोगों को जिनके पास मलकियत स्थापित करने के लिए कागजातों की कमी है या कागजात नहीं है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि 15 ऐसे दस्तावेजों का विकल्प दिया जाएगा जिससे उनकी मलकियत को स्थापित किया जा सकता है। अब यह 15 कागजात कौन है, अभी तक यह तो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन एक अंदाज़ा जो किया जा रहा है उसके तहत यह माना जा रहा है कि बैंक का पासबुक, बिजली का बिल या पानी का बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वंशावली अगर आप निर्माण कराते हैं तब वो, और पंचायत या नगर निगम से अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है मालिकाना हक के लिए, वो आपके लिए लिखते हैं, तो इन सारे चीज़ों का लाभ मिल सकता है। मतलब ये सारे 15 दस्तावेजों में यह हो सकते हैं, ऐसा अनुमान अभी तक किया जा रहा है, माना जा रहा है। और इसीलिए विभाग ने या सरकार ने बार बार कहा है कि आपके पास कागजात हो या न हो, आप कम से कम इतना करिए कि स्वघोषणा पत्र भरिए और स्वघोषणा पत्र में कम से कम इतना तो दे ही दीजिए कि आपके ज़मीन का खाता क्या था, खेसरा नंबर क्या था, रकबा क्या था, हो सके तो चौहद्दी क्या था। तो इन चीज़ों से ज़मीन को निर्धारित करने में, उसकी मलकियत निर्धारित करने में लाभ होगा जब आप अन्य दस्तावेज, जो 15 तरह के दस्तावेज की बात की जा रही है, वो उपलब्ध हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने कहा कि रामनगर में हमारी ज़मीन है, तो रामनगर में हमारी ज़मीन है, हम रहते हैं, तो वहाँ हमको हो सकता है कि हम बिजली का कनेक्शन लिए हो, पानी सिंचाई के लिए हमने लिया हो, बिजली का कनेक्शन लिया हो, या फिर हमने आधार कार्ड जो बनवाया वहाँ उसमें एड्रेस वहाँ का हो, या पैन कार्ड अगर मेरे पास है। तो कहने का मतलब कि इन सारे चीज़ों से यह स्पष्ट हो सकता है कि यह व्यक्ति वहाँ का है, और स्वघोषणा पत्र के आधार पर जब इन चीज़ों को सर्वे टीम देखेगी, जगह पर पहुँच के लोगों से बात करेगी, तो मलकियत आपका स्थापित किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब है कि यह एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था हो सकता है अगर इसका सही ढंग से उपयोग हो तब। मतलब कि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, उस गंगोत्री पर अगर बांध बांधा जा सके तो ये जो दस्तावेज हैं यह मलकियत स्थापित करने में सहयोगी हो सकता है। अन्यथा
घूस लेकर और भ्रष्टाचार करके तो उल्टा सीधा कागजात भी बनवाया जा सकता है और उसके आधार पर मलकियत का हेरफेर किया जा सकता है, जैसा पूर्व में होता रहा है। इसीलिए राहत तो विभाग ने, सरकार ने दी है, लेकिन जिस चैनल से वह राहत को जाना है उस चैनल को भी दुरुस्त करना बहुत आवश्यक होगा। अन्यथा यह जो राहत के लिए व्यवस्था की गई है यह बाद में अपराध के रूप में, कानूनी पचड़े के रूप में, झगड़े के रूप में सामने आ सकता है। मतलब लाभ तभी होगा जब पूरी सावधानी के साथ इसकी व्यवस्था को कार्य रूप दिया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।